नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका छोटी सी कहानी के साथ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। परसों ही मेरी बड़ी बहन 10 दिन रहने को कहकर आई थी और अभी कुछ ही देर पहले चली गई। मुझसे नाराज होकर अपना सामान बांधा और चल दी। गुस्से में अपना सामान भी ठीक तरह से नहीं संभाल पाई। इधर उधर पड़ी रह गई चीजें इस बात का प्रमाण है कि वो इस घर से जल्दी जाना चाहती थी। कितनी दुखी हूं मैं उनके इस तरह अचानक चले जाने से। उन्हें समझाकर हार गई, लेकिन दीदी ने कभी किसी को सोचने समझाने का प्रयत्न ही कहाँ किया है। उनका स्वभाव मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, बचपन से ही झगड़ालू किस्म की रही हैं। पास पड़ोस में मजाल है उन्हें जरा भी कोई कुछ कह जाए हर बात का जवाब दे देना उनकी आदत है। अचानक परसों रात 10 बजे के करीब दीदी ट्रेन से आई थी। उसी शाम सुबोध मुझ पर बिगड़ चुके थे। हर घटना को तूल दे देना, वह उसके लिए मुझे ही दोषी ठहराना इनकी आदत है। घर में कुछ जरा सा भी अवांछित घट जाए ये मुझे ही उसके लिए दोषी ठहराते हैं। ऋषि को जरा सी ठंड लग जाए या उसके कुछ छूट जाए, इनके मुंह से यही निकलेगा सब तुम्हारी लापरवाही के कारण हुआ है। ठीक है नौकरी कर रही हो, पर फिर भी एक बच्चे की देखभाल तो करनी ही है। मुझे फोन कर देती कि आया से नहीं संभल रहा तो मैं छुट्टी लेकर आ जाता। उस दिन ऋषि ने बैठक में रखा हुआ डेकोरेशन पीस जो महंगा था मेरे पूर्ण सतर्कता के बावजूद तोड़ दिया। वह प्रतिमा ये पिछले वर्ष मुंबई से लाए थे। दिवाली से 2-4 दिन पहले ही वह मूर्ति इन्होंने बैठक में रखी स्टूल पर रख दी थी। उस समय मैंने इनसे अनुरोध भी किया था कि मूर्ति को इतने नीचे स्थान पर न रखे, कहीं ऊपर रखे ताकि ऋषि उस तक न पहुंच सके, परंतु उनकी आदत के अनुसार इन्होंने तब भी मेरी बात नहीं सुनी। उल्टे कहा तुम यदि ध्यान रखोगी तो ऋषि बैठक में नहीं पहुंच पाएगा। ऋषि ने जब से नई प्रतिमा को बैठक में देखा था उससे बेचैनी हो रही थी कि किस प्रकार उसे छू कर देखे। उस दिन वह मेरी आंख बचाकर किसी तरह से बैठक में घुस गया और मूर्ति को स्टूल से गिरा दिया। मेरा कलेजा धक से हो गया। मैं जानती थी कि सुबोध का पूरा दोष मुझ पर ही मढ़ेंगे। सचमुच शाम दफ्तर से लौटकर वे मुझ पर ही चिल्लाए। घर में खाना तक नहीं बना। ऋषि को बगल में लेकर मैं भी भूखी ही चारपाई पर लेट लेट गई। इन्हीं के कारण, जलजलाहट के कारण मन इतना दुखित था कि मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और फिर न जाने रोते रोते मैं कब सो गई। अपर्णा दीदी ने दरवाजा खटखटाया तो आंख खुली। ऐसी तनाव भरे मौके पर दीदी के आकस्मिक आगमन से मन में संतोष हुआ। इनके आने से घर का तनाव समाप्त होगा यही सोचकर मैं दीदी का सामान अंदर लाने के पश्चात रसोई में चाय बनाने चली गई। उनके आने से भी मेरे चेहरे पर अनजाने ही प्रसन्नता की लहर दौड़ गई थी, परंतु मेरी सूजी हुई आंखों को देखकर उन्हें सही अनुमान लगा लिया कि मैं रोती रही हूँ। वे मेरे पीछे ही रसोई में आ गई और पूछने लगी, दीपा तुझे देखकर तो लग रहा है जैसे कि तू बहुत रोई है, क्या हुआ है तुझे? मेरी आंखों से 2 बूंद आंसू अनजाने की टपक पड़े, जिन्हें मैं दीदी को नजरों से छिपाकर झट से अपनी साड़ी के आंचल से पहुंच डाला। वास्तव में मैं तो चाहती थी कि दीदी को हमारे घर की स्थिति का ज्ञान ही न हो, परंतु उन्हें सामने पाकर वह उनके कुछ पूछने पर न जाना क्यों मेरी रुलाई फूट पड़ी। तब तक सुबोध भी उठकर रसोई के द्वार तक आ पहुंचे। इनके चेहरे पर भी तनाव की रेखाएं स्पष्ट थी। उन्होंने दीदी को प्रणाम किया और उन्हें लेकर बैठक में चले गए जहां टूटी हुई मूर्ति के टुकड़े बिखरे पड़े थे। मैं चाय लेकर बैठक में पहुंची तो ये मेरी शिकायतों की पूरी फाइल दीदी के सामने खोले बैठे थे। देखिए आपकी दीपा की लापरवाही का प्रमाण मेरी लाई गई मूर्ति के ये टुकड़े स्पष्ट बता रहे हैं कि यह एक बच्चे की निगरानी भी ढंग से नहीं कर सकती। पूरा दिन घर में रहती है तब भी आए दिन कुछ न कुछ नुकसान होता है। दीदी आश्चर्य से मेरी ओर देखने लगी। उनका अनुमान था कि अपनी उस शिकायत से मैं बहुत अधिक उत्तेजित हो जाऊंगी, पर मैं शांत बनी ज्यों की त्यों खड़ी रही। उन्होंने मुझे आंखों में बुरी तरह घूरा, जैसे चुप रहकर मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। मैंने अपनी नजरें झुका ली और उठकर चुपचाप रसोई में खाना बनाने चली दी। सुबोध की चिड़चिड़ाहट व झंझलाहट का कारण मैं समझती न हूँ, बात ऐसी नहीं है। मैं जानती हूँ कि इनके परिवार का हर व्यक्ति पश्चिमी विचारों से प्रभावित है। हर व्यक्ति को अपनी आजीविका स्वयं कमानी चाहिए। इनके परिवार के हर सदस्य की यही मान्यता है। मेरी सास अभी भी कॉलेज में पढ़ाती है। इनकी दोनों बहनें सरकारी दफ्तरों में कमाती हैं, अतः मेरा घर में बैठना सबको खलता है। जब से ऋषि कुछ बड़ा हुआ है सुबोध समाचार पत्रों में रिक्त स्थान देखकर मुझे बताते रहते हैं, तुम भी आवेदन पत्र दे दो। ऋषि अब 4 साल का होने जा रहा है। घर में बैठकर मक्खियां मारने से तो अच्छा ही रहेगा। मुझे आश्चर्य तो तब होता है जब वे मुझे नौकरी के लिए किसी दूरस्थ स्थान में भी भेजने को तैयार हो जाते हैं, पर मैं निर्णय कर चुकी हूँ कि नौकरी करने के लिए न तो मैं ऋषि को ऐसा छोड़ूंगी, न इनकी छाया छोड़कर कहीं दूसरी जगह ही जाऊंगी। अतः जब भी मैं किसी कारण मुझ पर झल्लाते हैं तो मैं चुप ही रहती हूँ। हर बार यही प्रयत्न करती हूँ कि घर का तनाव किसी भी तरह शीघ्र दूर हो जाए। रात 12 बजे खा पी कर जब हम सोने के कमरे में पहुंचे तो दीदी ने धीरे से मेरे कान में कहा, समझ में नहीं आता कि सुबोध की इतनी बातें सुनकर भी तू चुप कैसे रह लेती हो, कैसे रह रही हूँ इसके साथ। मायके में जाकर भी कभी कभी किसी से कुछ नहीं बताती, किसी मिट्टी की बनी है तू। मुझे डर था कि कहीं दीदी की बातों की भनक भी सुबोध के कान में पड़ गई तो अनर्थ हो जाएगा। मैंने बड़ी नम्रता से कहा, दीदी ये कुछ भी करते रहे, आप इनके सामने मेरे पक्ष में कभी कुछ न कहें, अकारण ही हमारे जीवन में जहर घुल जाएगा। तू तो हमेशा से ही मिट्टी की माधो रही है, आखिर डर किस बात का है? तुझे किसी छोटे मोटे घर की
तो है नहीं। पिताजी ने 3-3 फ्लैट किस लिए बना रखे हैं? पिछली बार कह तो रहे थे कि एक अजीत के नाम करेंगे, बाकी दोनों हम दोनों के। मैं दीदी के विचारों पर मन ही मन हंस रही थी। पिताजी ने दोनों फ्लैट किराए पर देने के लिए बनवाए थे, न कि हम बेटियों के लिए। यह मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मुझे चुप देखकर दीदी फिर बोली, हमसे तो भाई किसी के दबाव में नहीं रहा जाता, तू तो जानती ही है। मैं तो ससुराल पहुँचते ही अपना अलग घर बना लिया था। मेरी सास तो बात बात पर हिदायतें देना ही जानती थी, लेकिन दीदी, एक माँ को उसके बेटे से अलग करके आपने कुछ अच्छा तो किया नहीं। दीदी ने झुंझुलाहट भरे शब्दों में कहा, तू बहुत अच्छा कर रही है ना अपने लिए। इसी तरह सुबोध के अंकुश में रही तो देख लेना, 2-4 साल में ही तेरा बुरा हाल हो जाएगा। लेकिन अब मैं तुझे यहाँ नहीं रहने दूंगी। मैं मन ही मन सोचने लगी, एक घर के 2 घर बनाने के क्या लाभ? क्या इससे दाम्पत्य जीवन की सब विषमताएं दूर हो जाती हैं? नहीं, बल्कि इस तरह तो विषमताओं में कटुताई की एक नई कड़ी जुड़ जाती है। दीदी को इसका आभास चाहे अभी न हुआ हो, पर भविष्य में अवश्य होगा। मैं नींद का बहाना करके चुपचाप लेट गई, ताकि दीदी हमारे बारे में कुछ और न कहे। अगले दिन प्रातःकाल की बातचीत के दौरान मैंने दीदी से पूछा, आप जीजा जी के पास से कब आई? बंटू बबली को किसके पास छोड़ आई? तू तो न जाने किस दुनिया में रहती है। मैं तो 2 महीने पहले ही मेरठ में माँ के पास आ गई हूँ। मुझे मेरठ की एक बने बनाए कपड़ों की फर्म में नौकरी भी मिल गई है। यहाँ भी अपने फर्म के ही काम से आई हूँ। मेरा मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। आपको नौकरी करने की क्या आवश्यकता थी? बंटू बबली व जीजा जी का क्या होगा? दीदी लापरवाही से हंसी। तू सोचती है कि बच्चे हमें कुछ भी करने से रोकते हैं? मन में पक्की लगन हो तो क्या रास्ता नहीं मिल सकता? आखिर इतने क्रेच नर्सरी व हॉस्टल किस लिए हैं? बबली व बंटू के मासूम चेहरे मेरी आंखों के सामने नाचने लगे। दोनों बच्चे अभी से माँ के प्यार के अभाव में कैसे रहेंगे? मैं दुखित हो उठी। बबली तो अभी 4 वर्ष की भी नहीं हुई है, हरदम दीदी की गोद में लिपटती रहती थी। मैंने वो दुखित होकर उनसे पूछा, जीजा जी को भी आप अकेला छोड़ आई? उनको अपने व्यस्त जीवन में आपकी बहुत आवश्यकता है दीदी। दीदी व्यंग से हंसी। उन्हें भी तो बच्चा ही समझती है, जो अपने देखभाल खुद नहीं कर सकेंगे। बच्चों को आवासीय विद्यालय में डाला ही इसलिए था कि मैं भी नौकरी कर सकूं। फिर क्या मैं उनके लिए बंद कर घर में बैठी रहती? दीदी के विचारों से मेरा मन दुखित हो उठा, लेकिन उन्हें कुछ भी कहना समझाना व्यर्थ था। थोड़ी देर बाद चुप रहने के बाद फिर बोली, मैं तो तुझे भी यही सलाह दूंगी, तू भी नौकरी कर ले। सुबह जब खुद चाहता है कि तुम कमाने लगो, तो अवसर का लाभ क्यों नहीं उठाती? तू नौकरी करने लगेगी तो यह प्रताड़ना जो तुझे अकारण मिल रही है कभी नहीं सुननी पड़ेगी। अब तू तो भी सुबोध को 4 बातें सुनाने की हकदार हो जाएगी। तब मैंने कुछ कठोर पढ़ते हुए कहा, दीदी आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। तब वह एकदम क्रोधित होकर बोली, तू क्या सोचती है कि मैं तुझे ये घुट घुट कर मरने दूंगी? देख लेना, अभी मेरठ जाकर सब पिताजी को बताऊंगी, वही तेरा प्रबंध करेंगे। बस फिर वह पूरा दिन दिल्ली में अपना कामकाज करती रही। रात को फिर देर से लौटी, थोड़ा बहुत खाया और चुपचाप सो गई। अगले दिन प्रातःकाल ही उन्होंने अपना सामान जल्दी जल्दी बटोरा और चली गई। मेरा मन सशंकित रहने लगा कि मुझे व सुबोध को लेकर दीदी मायके में न जाकर जाने क्या उल्टा सीधा बताएंगी। सुबोध के विरुद्ध घर के पूरे सदस्यों को भड़काएंगे और मेरे प्रति हरेक के दिल में व्यर्थ ही सहानुभूति जगाएंगी। यदि भी मैं जानती हूँ कि सुबोध का व्यवहार मेरे प्रति रूखा ही रहता है, और जब एक बार रुष्ट होते हैं तो महीनों अपने अहम के कारण बोलने में भी कभी पहल नहीं करते, लेकिन केवल इसी कारण तो अपना घर नहीं छोड़ा जाता। होली अभी आकर गई है, बच्चों की छुट्टियां निकट आ रही हैं। इनका व्यवहार यदि तब भी यही रहा तो मेरे लिए इस वर्ष का अवकाश तो सूना ही बीत जाएगा। ऋषि ने जिस दिन से प्रतिमा तोड़ी है, इनका उखड़ापन दूर नहीं हो पाया। कई बार मन में आता है कि कितना अच्छा रहे कि इस बार अवकाश में मायके जाकर स्वच्छता पूर्वक रहूं। आज ही डाकिया पत्र दे गया। पिता का पत्र देखकर मन खुशी से झूम उठा। उन्होंने बच्चों की गर्मी की छुट्टियां मायके में ही बिताने का आग्रह किया है, मगर दूसरे क्षण एक विचार से मन अत्यंत शुद्ध हो उठता है, पिताजी ने केवल मुझे ही क्यों बुलाया? ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ। अवश्य ही दीदी ने सुबोध को लेकर पिताजी के मन में कुछ जहर घोला है। ऐसी स्थिति में क्या मेरा जाना उचित रहेगा? सुबोध को अवकाश के दिनों में यूं अकेला छोड़ जाऊं और वहां सब मेरे प्रति के वृद्ध कुछ न कुछ मुझसे कहें तो मेरा दिल क्या खाक छुट्टी मना पाएगा? मुझे यही निर्णय लेना पड़ा कि इस बार छुट्टियों में यहीं पर इकट्ठे रहेंगे। अपने घर की सफाई व लिपाई पुताई भी करा लेंगे। पिछली बार दीपावली पर करा नहीं पाए थे। अवकाश में ऋषि को ये कितने उत्साह से बाजार ले जाते हैं, कितना सामान खरीदवा देते हैं, साथ ही मेरे लिए भी तो कुछ न कुछ लेकर आते हैं। मेरा तन मन सिहर उठा। दोपहर को अपने पास रखे कुछ रुपयों से इनके लिए एक नई कमीज बाजार से ले आई। जब ये मुझे कुछ उपहार देंगे तो मैं भी इस बार इन्हें कुछ न कुछ देकर आश्चर्यचकित कर दूंगी। मैंने इसी विचार से कमीज अपने बक्से में रख दी। मेरी आशा के अनुसार इस बार भी गर्मी की छुट्टियों के पहले ही दिन ये मुझे बाजार ले गए और इन्होंने एक कीमती साड़ी मुझे लेकर दी और अपने पिछले व्यवहार पर खेद प्रकट करते हुए मेरे कानों में बुदबुदाए, दीपा मैं नहीं जानता था कि तुम इतनी सहनशील हो अपनी एक छोटी सी जिद के पीछे कि तुम्हें नौकरी करनी ही चाहिए। मैं कारण ही बात बात पर तुम पर चिल्लाता रहा। तुम्हारी दीदी से जो तुम्हारी बातें हुई उन्होंने तो मेरी आंखें ही खोल दी। अब कभी ऐसा नहीं होगा। आज साड़ी देते हुए सुबोध ने
प्रेम विहल हो मुझे अपनी बाहों में समेट लिया। कितनी सुखद स्मृतियां छोड़ गई है बच्चों की गर्मियों की छुट्टियों की यह पहली उस रात। इनके व्यवहार में पूर्णतः तब्दीली आ गई। अभी सप्ताह भर भी नहीं हुआ था कि पिताजी का वह पत्र न जाने कैसे इनके हाथ लग गया। मेरे समीप आकर बोले, पिताजी ने न जाने किस उद्देश्य से तुम्हें बुलाया है, चाहे तो 2-4 दिन के लिए मेरठ हो आओ। मेरा मन भी दुविधा में था, मैं भी मेरठ जाने की इच्छुक थी। अगले ही दिन रविवार को इन्होंने मुझे ऋषि को मेरठ की बस में बिठा दिया। रास्ते भर मैंने यही अंदाजा लगाया कि दीदी ने मुझे व सुबोध को लेकर सबको खूब भड़काया होगा, कि वहाँ यही योजना बन रही होगी कि या तो मैं सुबोध से अलग कर दिया जाए या व्यवहार के लिए इन्हें कुछ भली बुरी सुनाए। धड़कते दिल से घर पहुंची तो केवल दीदी ही वहाँ उपस्थित थी। सब लोग किसी के यहाँ शादी में गए हुए थे। मुझे अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में देखकर दीदी को आश्चर्य हुआ। बोली, मायके में पहुंचते ही तू अपने दिल का सब हाल छिपा लेती है, कैसी खुश दिल रही है। लेकिन मैं ही नहीं जानती कि बच्चे की छुट्टियों के दिन तेरे लिए कितने अंधकार में बीत रहे होंगे। सच पूछो तो मेरे विवाहित जीवन में यह पहला मौका था जिसमें हमेशा याद रखूंगी। दीदी, आप नहीं जान पाएंगी कि तू तो मायके में पहुंचते ही बोलने लगती है। कैसे विश्वास करूं मैं तुझ पर। आपको यदि विश्वास नहीं हो रहा है तो मत मानिए, मुझ मेरे ही हाल पर छोड़ दीजिए। आप अपने बताइए, नौकरी लगने के बाद जीजा जी को कोई पत्र लिखा या नहीं। उनके चेहरे पर एकदम गहरी उदासी छा गई। दीपा, वह पत्र पिताजी के नाम से मैंने ही तुझे लिखा था। पिताजी से तो मैं केवल उनके हस्ताक्षर बरकरवा लिए थे। मैं चाहती थी कि तुम साथ रहने लगोगे तो यहाँ से अगर कोई किराए का मकान देख लूँ, तेरी नौकरी भी लगवा दूंगी। यहाँ मायके में तो अब रहना मुश्किल हो गया। दीदी, मैं यदि कभी नौकरी की आवश्यकता समझूंगी भी तो सुबोध से अलग रहकर किसी भी हालत में नौकरी नहीं करूंगी। और अब तो वे भी मुझे कहीं और भेजने वाले नहीं हैं। मैंने पूर्ण विश्वास से दीदी के नेत्रों में झांका तो एक बार फिर उनके चेहरे पर आत्मग्लानि के भाव उमड़ रहे थे। शायद अपनी मूर्खता के लिए स्वयं को ही कोस रही थी। मैंने उन्हें समझाने के उद्देश्य से कहा, मैं तो आपको भी यही राय दूंगी कि आप जीजा जी के पास चले जाएं, अपने दोनों बच्चों का बचपन अपनी देखरेख में बीतने दें। उसके पश्चात भी यदि आपके पास समय हो तो पुणे में ही कोई काम ढूंढ सकती हैं दीदी। दीदी की आंखें झलक आए, आंसू पोंछते हुए बोली, तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है। हर बात पर तर्क करने की मेरी आदत ने उन्हें भी बोलने पर विवश कर दिया और मैं गुस्से में न जाने मुझसे क्या क्या बोल गए। और आप उन्हें छोड़कर चली आई। क्या पति का घर छोड़ने से जिंदगी की राहें सहज हो जाती हैं। आप तो मायके में रह रही हैं, कैसा लग रहा है आपको दीदी। दीदी चुपचाप आंसू टपकाने लगी। मैंने कई बार अपने कानों से सुना है दीपा, माँ बड़े भैया से कह चुकी हैं कि मेरा यहाँ रहना उन्हें बुरा लगता है। लोगों के प्रश्नों के उत्तर देते देते परेशान हो गई हूँ। दूसरे उन्हें 4,000 रुपये महीने की आर्थिक हानि हो रही है। जिन 2 कमरों में मैं रह रही हूँ उनसे उन्हें इतना किराया आसानी से मिल सकता है। इसलिए तो मैं चाह रही हूँ कि तू यदि मेरे साथ आ जाए तो कोई जगह देख ले। मैं समझ गई थी कि अपनी जिद के पीछे दीदी जीजा जी के पास नहीं जाना चाहती। अकेले रहना कठिन लग रहा है। सुबोध के व्यवहार को देख ही आई थी, अतः उसका लाभ उठाना चाहती थी। अन्य कोई रास्ता उन्हें नहीं सूझा। मैंने उन्हें सुझाव दिया, आपके मन में डर है कि आपके लौटने पर जीजा जी कि न जाने क्या प्रतिक्रिया होगी, मगर मैं बेहद संवेदनशील है। यदि आप उन्हें छोड़कर न आई होती तो निश्चय ही मैं अपने कहे के लिए स्वयं ही खेद प्रकट करके कभी आपको मना चुके होते। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे आपका स्वागत मुस्कुराहट के साथ ही करेंगे। दीदी कुछ देर सोचती रही, फिर नम्र शब्दों में बोली, तू ठीक कहती है दीपा। उम्र में मुझसे छोटी होने पर भी तू इतनी समझदार रही। सुबोध का स्वभाव भी तूने अपनी सहनशीलता व समझदारी से बदल दिया, जबकि मैं तेरे जीजा जी से जैसे सहनशील व्यक्ति को भी यूं ही छोड़ आई। और आज मुझे लगता है कि उनके बिना मेरा कहीं कोई ठिकाना नहीं। उनके पास लौट जाने में ही मेरा हित है। इन शब्दों के साथ ही दीदी आंखों में प्रायश्चित के आंसू पोंछते हुए एकदम उठकर खड़ी हो गई। जब तक सब लोग लौट कर आए मैं अपना सामान बांध लेती हूँ, तो खुद देखना कि माँ के चेहरे पर मैं लौट जाने के निर्णय को सुनकर कितनी प्रसन्नता दिखाई देगी। इसमें अस्वाभाविक भी क्या है। हर माँ यही चाहेगी कि उसकी विवाहित बेटी अपने पति के साथ ही सुख चैन से रहे, उनके बीच किसी प्रकार का मतभेद न हो और एक ही छत के नीचे दोनों का जीवन सुख से बीते। तो वास्तव में बहुत समझदार है दीपा। अपर्णा दीदी ने यह कहकर मुझे गले से लगा लिया। तो दोस्तों,